हेलो स्टूडेंट, आर के क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं राकेश सर एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो के अंदर हम क्लास 9 का ये एक एसएसटी का पेपर है, सामाजिक विज्ञान का। ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे। ये आपका प्रैक्टिस पेपर है और इस के अंदर ही मतलब इस वीडियो के एंड के अंदर मैं इसके सबके आंसर भी दे दूंगा। ठीक है, तो चलो डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तर्क लोकतंत्र के समर्थक में है? तो पहला ऑप्शन आपका नेताओं का बदलते रहना, दूसरा ऑप्शन आपका नैतिकता का स्थान नहीं, तीसरा ऑप्शन है कानून का राज एवं अधिकारों का आदर, और चौथा है चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों की जानकारी नहीं। तो बताओ बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? देखो, इसका जो आंसर होगा वो होगा इसका सी। ठीक है, गा, यानी ये सी इसका क्या होगा, रियल आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखना है, ऐसे आपके एमसीक्यू में आएंगे। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में अकाल एवं भुखमरी की संभावना कम होती है। यह तर्क देने का निम्नलिखित में कौन सा कारण सही नहीं है? हमें बताना है इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो इसका आंसर होगा क्या? इसका आंसर होगा आपका ये होगा गा, घा से घड़ी, लोगों को कोई भी तर्क मानने और उस पर आचरण करने की स्वतंत्रता। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी आप इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का कार्य होता है, क्या होता है? हमें बताना है इसमें संविधान सभा का कार्य होता है। तो इसका जो संविधान सभा का कार्य होता है बच्चों, देखो साथ साथ आप सोचते चलो इसका क्या होगा। देखो, संविधान में संशोधन का प्रस्ताव संसद में लाना, संसद में संविधान को पारित करना, नए संविधान का निर्माण करना, और या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी होगा आपका, इसका आंसर नए संविधान का निर्माण करना। ठीक है, ध्यान रखना है। और भारत का संविधान जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा बनाया गया था। ठीक है, चौथा क्या कह रहा है? चौथा कह रहा है आचार संहिता में शामिल है। देखो, आचार संहिता क्या होती है? आचार संहिता का मतलब होता है जहां पर क्या होता है कि अब आचार संहिता लगी तो प्रतिबंध लग गया, मतलब आप किसी प्रकार का प्रचार इत्यादि नहीं कर सकते। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, यानी उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थायी कार्यपालिका में सम्मिलित है। स्थायी कार्यपालिका क्या होती है? स्थायी कार्यपालिका वह पालिका होती है जिनमें फिक्स होता है, जिसमें कोई खास बदलाव नहीं होता है। ठीक है, जिनको हम नौकरशाही कहते हैं, यानी ब्यूरोक्रेट कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। क्यों? देखो, इसको सरकारी कर्मचारी है भाई, नेता लोग तो आएंगे चले जाएंगे, परंतु इनकी नौकरी फिक्स रहेगी। जो एसएससी या यूपीएससी के थ्रू क्या होते हैं, या स्टेट पीसीएस वगैरह की या राज्यों के द्वारा लगे जाते हैं, उनको प्रशासनिक अधिकारी कहते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये सरकार के साथ मिलकर कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक उपचारों के अधिकार को अंबेडकर ने क्या कहा था? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपका आना ही आना क्वेश्चन है। ठीक है, वो कहा था, क्या कहा था? देखो, पहला है मस्तिष्क, दूसरा शरीर, तीसरा ध्वनियों एवं नसें, और चौथा है हृदय और आत्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हृदय और आत्मा, यानी कि संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, ध्यान रखना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो इसका आंसर होगा डी हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप अच्छी तरह कर लो, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। तो इसका आंसर क्या डी हो जाएगा। ठीक है, और संविधान का आर्टिकल क्या है? 32 हमारे को ये राइट देता है। ठीक है, इसको इसलिए इसको हृदय और आत्मा कहा जाता है। तो ध्यान रखना है, इसका आर्टिकल जो हो जाएगा आर्टिकल 32 है। ठीक है, ध्यान रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस आर्टिकल के थ्रू हमारे को संविधान हृदय और आत्मा का है? आर्टिकल 32। क्यों? क्योंकि इसके जरिए हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट हमारे क्या करेगा? फंडामेंटल राइट की रक्षा करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन खाद्य असुरक्षित नहीं है? यानी कि खाद्य असुरक्षित नहीं है। पहला भूमिहीन, दूसरा वेतन योगी कर्मचारी, तीसरा परंपरागत दस्तागर या भिखारी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा वेतन भोगी। भाई भाई उनको तो ऑलरेडी मिलेगा ना, सब कुछ मिल रहा है, उनको सैलरी मिल रही है। तो वेतन भोगी कर्मचारी, इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ध्यान रखना है, 7 का बी आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक समृद्धि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी 8वें का। ठीक है, इसका आर्थिक समृद्धि से गरीबी घटती है, आर्थिक समृद्धि से गरीबी बढ़ती है, आर्थिक समृद्धि से बेरोजगारी बढ़ती है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका बच्चों, इसका 8th का आंसर हो जाएगा आपका ए आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, क्यों? आर्थिक समृद्धि से क्या होता है? गरीबी घटती है। ठीक है, जब जीडीपी क्या होगा? बढ़ेगी। ठीक है, तो गरीबी घटेगी। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक क्रियाओं के प्राथमिक क्षेत्र बताओ। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है आर्थिक क्रियाओं के? देखो, 3 प्रकार के क्षेत्र होते हैं, एक होता है प्राथमिक क्षेत्र, एक होता है द्वितीय क्षेत्र, और तीसरा होता है तृतीय क्षेत्र। ठीक है, तो इसका आंसर हमें बताना है। पहला है व्यापार, दूसरा परिवहन, तीसरा विनिर्माण, और चौथा कृषि। ठीक है, तो आर्थिक क्रिया किसके अंदर आती है? आर्थिक क्रिया आती है कृषि के अंदर, यानी कि आपका जो डी इसका रियल आंसर होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, 3 प्रकार की क्रियाएं होती है। ठीक है, यानी कि 3 प्रकार के सेक्टर होते हैं।
पहला प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा टर्टियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर के अंदर क्या आता है? एग्रीकल्चर आता है। सेकेंडरी सेक्टर के अंदर क्या आती है? इंडस्ट्री आती है। और तीसरी सेक्टर के अंदर क्या आता है? सर्विस सेक्टर आते हैं। तो इनमें से एक क्वेश्चन 100% आएगा, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का सकारात्मक प्रभाव है? तो बच्चों, हरित क्रांति को बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, ध्यान रखना है। तो इसका डी जो है, ये 10वें का क्या होगा? डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या है? इनमें से कोई नहीं, यानी 10वें का आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है, 10वें का आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। क्यों? हरित क्रांति को क्या कहते हैं? ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा ग्रीन, ठीक है, रेवोल्यूशन। ठीक है, इसे ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। क्यों कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन? क्योंकि हरित क्रांति में क्या हुआ? बहुत ज्यादा मात्रा में सुधार हुआ है। ठीक है, ये ग्रीन रेवोल्यूशन ज्यादातर किसके लिए थी? ये खेती से रिलेटिव है। इसमें बीड्स और राइस यानी गेहूं और खासतौर से चावल की पैदावार में अधिक मात्रा में सुधार हुआ। और इसमें जो बीज यूज हुए हैं वो है HYV, हाई यील्डिंग वैरायटी, उच्च उपजीय किस्में वाले बीजों का प्रयोग करा गया है। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। अगला क्वेश्चन है, देखो ये हमारे वन लाइनर क्वेश्चन है, इनके मैं एक एक करके बताते जा रहा हूँ। पहला है 11वां क्वेश्चन है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं? लिंग अनुपात कहते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा लिंग अनुपात। ठीक है, ध्यान रखना है, लिंग अनुपात यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंग्लिश में, अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा आपका सेक्स रेशो। ठीक है, रेशो, लिंग अनुपात यानी कि सेक्स रेशो कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है। इस सब के वीडियो के मैं आंसर नीचे दे दूंगा। ठीक है, तो अभी मैं इसमें बताता जा रहा हूँ, आप देखते हैं ना। 12वां क्वेश्चन है, डैश दे रखा है, प्रकार की वनस्पतियों की जड़ों, पौधों की जड़ों में पानी डूबा रहता है। तो पौधों की जो जड़ें होती है उसमें कहते हैं मैग्मा। ठीक है, मैग्मा वन में पाए जाते हैं, पेड़ पौधे होते हैं वो पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 13वां, ठंडी पीरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा के निकास को क्या कहा जाता है? उसे एल नीनो कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है, उसे क्या कहते हैं? उसे एल नीनो कहा जाता है। ठीक है, एल नीनो। ठीक है, एल नीनो कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है इनको। अगला क्वेश्चन है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाए गए डेल्टा को क्या कहते हैं? ठीक है, उनको कहते हैं क्या? सुंदरबन, डेल्टा के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा सुंदरबन। ठीक है, सुंदरवन। ठीक है, सुंदरवन। ठीक है, ध्यान रखना है, सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 15वां, भारतीय मरुस्थल की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ठीक है, तो सबसे बड़ी जो नदी है उसमें हम क्या कहते हैं? एल नीनो कहा जाता है। ठीक है, 15वें का आंसर हो जाएगा आपका। अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में सबसे बड़ा स्थान है। तो ध्यान रखना है, वो 7वां सबसे बड़ा स्थान है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। 16वां आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। अगला क्वेश्चन है, रबड़ का संबंध डैश दे रखा है, प्रकार की वनस्पति से। तो ये होता है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, जहां से क्या होता है? रबड़ का संबंध पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दो दर्शनियों के नाम बताइए जिनके विचारों ने फ्रांसीसी क्रांति को प्रभावित करा था। वो थे रूसो और लाक। ठीक है, ध्यान रखना है, रूसो और लाक, यानी आपका जो 18वें का आंसर होगा वो होगा रूसो और क्या होगा? लाक। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों। तो आप कैसे लिख दो? यहाँ पर लिख देना रूसो, रूसो। ठीक है, रूसो आ जाएगा एक तो आपका, और दूसरा हो जाएगा लाक। ठीक है, ये दो थे जिन पर यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ा था। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन है, रूस के संबंध में काल खोज का क्या अर्थ था? काल खोज जो है सामूहिक कृषि है। ठीक है, ध्यान रखना है, 19वें का आंसर होगा आपका सामूहिक कृषि। अगला क्वेश्चन है 20वां, किस कानून के द्वारा हिटलर ने संसद को हाशियारे पर धकेलना और केवल अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का निरंकुश अधिकार प्राप्त कर लिया था? ठीक है, ये 20वां क्वेश्चन है। उसमें क्या था कि इन वैलिटिंग एक्ट जो था, एक प्रकार का कानून बनाया गया था, इसको इनवैलिटिंग एक्ट कहा गया था। ठीक है, इनवैलिटिंग एक्ट हो गया आपका, इन वैलिंग। ठीक है, इनवैलिटिंग एक्ट उस समय बना था। ठीक है, एक्ट हो गया। इस इनवैलिटिंग एक्ट के जरिए जो वो था, उसका नाम क्या है? हिटलर था, उन्हें पूरी तरीके अधिकार कर लिया था। और इस तरीके से उसने क्या करता, पूरी तरीके से अध्यादेश देश के जरिए पूरा शासन अपने अंदर कर लिया था। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछेगा, हिटलर कहाँ का रहने वाला था? हिटलर जर्मनी का रहने वाला था। ठीक है,
अथवा में क्या है, प्रथम विश्व युद्ध के जर्मनी में कौन सा गणराज्य अस्तित्व में आया, ठीक है, तो वो था प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मनी का जो राज्य आया वो था वाइमर, वाइमर गणराज्य, ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना, आपसे ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा है, वाइमर गणराज्य जो है वो अस्तित्व के अंदर आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का निम्नलिखित में से बड़े प्रभाव को लिखिए। देखो क्या था, एक नंबर एक था, क्या था, किसानों की आय पर। देखो किसानों की आय इससे क्या था, बढ़ गई थी, ठीक है, किसानों की आय क्या है, बढ़ गई थी। और अगला है भारत में खाद्य सुरक्षा पर, भारत खाद्य सुरक्षा क्या हासिल कर चुका था, यानी अब आत्मनिर्भर बन गया था। और मुद्रा की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव, मुद्रा की गुणवत्ता में कमी आई थी, ठीक है, तो ध्यान रखना है, इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन हो गया था। तो बच्चों देखो बाकी ये क्वेश्चन जो है मैंने इसके आंसर नीचे दे दूंगा क्योंकि इससे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, खाली मैं आपको ये समझा देता हूँ। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित परिस्थितियों को पढ़िए और बेरोजगारी का प्रकार बताइए, ठीक है। तो देखो ये दे रखा है, दिनेश के परिवार में 6 कृषक कार्य करते थे, यदि 2 कृषकों को कृषि कार्य से हटा दिया जाए तो उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो मैं नीचे इनके सबके आंसर दे दूंगा, ठीक है। 22वां क्वेश्चन है, भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका, टिप्पणी कीजिए। यस, भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, जब सरकार हमारी नहीं सुनेगी तो न्यायपालिका सुनेगा, हम उसकी शरण में जा सकते हैं। अगला है, संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री की स्थिति बतानी। देखो प्रधानमंत्री जो होता है वो सर्वोच्च होता है, हमारे सर का ताज होता है, वैसे तो राष्ट्रपति सर्वोच्च होता है, लेकिन प्रधानमंत्री जो है वही सारे कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व घाट और पश्चिमी घाट के मध्य अंतर लिखिए, ठीक है, इनके आंसर नीचे दे दिए। अथवा भारत के उत्तर मैदान का एक संक्षिप्त विवरण कीजिए, इन सबके आंसर आपको नीचे मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 25वां, नदी प्रदूषण को रोकने के कोई 3 उपाय बताओ। देखो नदी जो होती है उसको हम पॉल्यूटेड करते जा रहे हैं, एक तो गंदा पानी नदियों के अंदर डाल देते हैं, फैक्ट्रियों का पानी हो गया, सड़कों का पानी हो गया, घर का जो हो गया, सीवर का पानी हो गया, ये चला जाता है, इससे नदियां हमारी खराब हो रही हैं। तो आप बना बना के लिख सकते हो इस क्वेश्चन को। 26वां क्वेश्चन है, फ्रांस के 1793 से 1794 तक के काल को आतंक के युग के नाम से क्यों जाना जाता है, ठीक है बच्चों, इसका आंसर मैंने नीचे दे दिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप कर लेना इसको। 27वां क्वेश्चन है, समाजवादी विचारधाराओं के इतिहास में कार्ल मार्क्स के योगदान के बारे में बताना है, ठीक है। 28वां क्वेश्चन है, यदि आप नास्ती शासन काल के दौरान एक यहूदी विद्यार्थी होते तो आप अपने विद्यालय में किस प्रकार के भेदभाव को देखते, ठीक है, उस समय भेदभाव किया जाता था, यहूदियों के साथ अधिक मात्रा में उन पर अत्याचार होता था, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको नीचे मिल जाएगा। 29वां क्वेश्चन है, बस्तर के वन विद्रोह के बारे में लिखिए। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बड़े नंबर में आएगा, जरूर कर लेना बच्चों। अगला क्वेश्चन है, घुमुत्तु समुदाय अपने स्थान क्यों बदलते थे, ये क्वेश्चन भी आपका बहुत बार आया हुआ है, इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह कर लो कि घुमुत्तु समुदाय के लोग जो थे अपना स्थान क्यों बदलते थे, एक जगह पे नहीं रहते थे, ये घूम घूम के क्या करते, खेती किया करते थे, जिनको झूम खेती कहा जाता था, ठीक है, और अपना व्यापार किया करते थे। 30वां क्वेश्चन है, मानसून के आगमन एवं मानसून की वापसी की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप अच्छी तरह कर लेना, भाई सर्दी गर्मी कैसे आती है, ठीक है, वो कर लेना। 31वां क्वेश्चन है, क्या आप मानते हैं कि भारतीय चुनाव आयोग स्वतंत्र और निरपेक्ष है। यस, भारतीय जो है चुनाव जो है वो स्वतंत्र और निरपेक्ष है, और भारत के जो पहले चुनाव आयोग थे उनका नाम था सुकुमार सेन, ठीक है, ये आप अच्छी तरह कर लो, ठीक है। और चुनाव आयोग के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, ये अगला क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये भी आप अच्छी तरह कर लेना। अथवा के अंदर क्या, भारत में स्वतंत्र और निरपेक्ष चुनाव की क्या क्या चुनौती, देखो एक तो चुनौती क्या है, पैसा अधिक मात्रा के अंदर यूज होता है, दल बदल का प्रयोग किया जाता है, भ्रष्टाचार अधिक मात्रा के अंदर है, ठीक है, तो ये सारे तो आप बना बना के लिख लेना बच्चों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थिति को पढ़िए और बताइए कि इनमें से कौन मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन दे रखा है आपका, इसका आंसर नीचे दे रखा है, तो आप अच्छी तरह कर लेना। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्धनता के प्रमुख कारणों को लिखिए। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार आया बच्चों, इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह कर लो। निर्धनता का कारण क्या है, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, काम ना मिलना, ये निर्धनता है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना 2005 की मुख्य विशेषताओं को बताइए। इसको आप मनरेगा भी कहते हैं, याद करो, मनरेगा, ठीक है, मनरेगा, या इसका पहले नाम क्या था, मनरेगा लिखा आ सकता है, या फिर आ सकता है कि नरेगा क्या है, तो इन सबका आंसर क्या है, सेम ही है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1,00,000% आएगा आपका। तो मनरेगा क्या, यानी महात्मा गांधी ग्रामीण विकास रोजगार योजना जो है, इसमें क्या दिया जाता है, इसमें 100 दिन काम दिया जाएगा, 100 डेज क्या मिलेगा, वर्क मिलेगा, ठीक है, 100 डेज क्या मिलेगा, वर्क मिलेगा। यदि सरकार 100 दिन काम नहीं दे रही है तो क्या देगी, बेरोजगारी भत्ता देगी। तो ये शुरू के अंदर 200 राज्यों के अंदर चालू करा गया था, इसका उद्देश्य था कि लोगों को काम मिले और साथ साथ में सरकार भी अपने कार्य करा ले। अगला क्वेश्चन है, भारत में खाद्य सुरक्षा
सुनिश्चित करने में सहकारी समिति की भूमिका बताना है। तो खाद्य सुरक्षा कौन है? सरकार करेगी और सुनिश्चित करेगी और सबको क्या देगी? खाना देगी। और खाना किसके जरिए होगा? बफर स्टॉक। बफर स्टॉक जो का देख रेख करता है एफसीआई। एफसीआई मतलब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और यहाँ से खाना जो होता है वह हमारे गोदामों तक, राशन तक पहुंचाते हैं, उसको बोलते हैं पीडीएस। पीडीएस मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली। यहाँ से राशन की दुकानों तक राशन पहुंच जाता है, हमें राशन मिल जाता है। ठीक है, तो आपका 24 का हो गया। 25 ये मानचित्र है, इसको देख लेना, मैंने नीचे मैप दे रखा है सारा, तो दोनों देख लेना, ये सारा ये मैप, और मैप मैंने भर भी रखा है। तो बच्चों आप इसको अच्छे से देख लेना मैप को। ठीक है, ये देखो ये सारा मैप आपका आ गया और इसमें निशान भी लगे हुए हैं कि कौन कौन सी जगह कहाँ पर है। ठीक है, तो आप इस मैप को भी देख लेना, हो सकता है ऐसी मैप आपका एग्जाम के अंदर आ जाए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, ये देखो ये सारे मैंने ये आंसर है, जितना भी मैंने समझाया था उन सबके आंसर नीचे भी दे रखे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। आप इसके सबके स्क्रीनशॉट ले लो और ये कॉपी के अंदर नोट कर लो। ठीक है, ऊपर के भी क्वेश्चन कर लो अच्छी तरीके से जितने भी है। और बच्चों अच्छी तरह तैयारी करो क्योंकि आपके एग्जाम जो अब बस स्टार्ट ही होने वाले हैं, आपके पास समय रह नहीं गया बिल्कुल भी। ठीक है, इन क्वेश्चन को अच्छी तरह कर लो, देखो बड़े क्वेश्चन भी है और छोटे क्वेश्चन भी है, सबके मैंने आंसर नीचे दे दिए। ठीक है, ऊपर से क्वेश्चन देख लो, नीचे आंसर देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और जैसे जैसे मैंने समझाया वीडियो को आप चला के छोड़ दो, आपको वीडियो क्या याद हो जाएगी, बहुत सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। पता है सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? आपने वीडियो चला के छोड़ दी, सुनते रहो, अपने और काम करते रहो। इससे क्या हो, सुनने से, देखने से, लिखने से बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। बस सुनते रहो, देखते रहो, लिखते रहो, तो ऐसे कर करके आपको बहुत सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे और आप सही बच्चे का अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। टेंशन मत लो, बस आपको क्वेश्चन करो, और जैसे मुझे समय मिलेगा तो मैं बाकी जो सब्जेक्ट है उनकी वीडियो भी डाल दूंगा। लेकिन आप इतना तो करो, आपको कम से कम एसएसटी का हो रहा है। अब आता है, दिक्कत आती है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को। देखो बच्चों, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, आपको तो देखो लिखा तो वही सेम आता है, पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर आता है। बस आप चीज़ों को समझ लो और बना बना के लिख लेना, क्योंकि भाई दो वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से मैंने डाल दिए ये। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको तो ABCD ऑप्शन ही चाहिए, बस खाली पढ़ लो और उसको बना बना के लिख दो। आपने बुक तो पढ़ी है ना पूरे साल। ठीक है, तो ये आपका ये पूरी तरीके से ये मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये मैंने करा दिए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। चलो मिलता हूँ मैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर जल्दी। बाय बाय।